डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वह है भारत में कृषि वित्त। इससे पूर्व में भी दो वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के साथ इस विषय को लेकर के कुछ चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से भारत में कृषि वित्त की क्या स्थिति है, कृषि वित्त किसे कहते हैं, कृषि वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कृषि वित्त का देश की कृषि अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, और उसके साथ साथ कल हमने बात करी थी कृषि वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और कृषि अर्थव्यवस्था में छोटे और सीमांत किसानों की बहुलता है। एक अनुमान के मुताबिक 80% से अधिक जो होते हैं वो सीमांत और छोटी हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए खेती एक तरह से अनार्थिक धंधा हो गया है, यानी एक तरह से अनइकोनॉमिक हो गया है। खेती करना अब मुनाफे का सौदा नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय होती है और उन्हें अपने खेती को करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत में कृषि वित्त की वर्तमान में क्या स्थिति है और कृषि वित्त की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। कल भी हमने चर्चा करी थी कि कृषि वित्त के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो हमने बात करी थी कि आज भी देश की अर्थव्यवस्था में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी जिसमें मुख्य रूप से साहूकार, जिसमें रिश्तेदार, जिसमें कमीशन एजेंट और जिसमें जो बड़े जमींदार ऋण देने का कार्य करते हैं, उनकी आज भी प्रभावी भूमिका है। एक अनुमान के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जहां 1951 में लगभग 8.8% यानी कुल कृषि वित्त का संस्थागत स्रोतों द्वारा 8.8% वित्त उपलब्ध करवाया जाता था, वह बढ़कर के 2013 में 60% से भी अधिक हो गया है। और वर्तमान में यानी 2016-17 की जो लास्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 72% वित्त है वो संस्थागत स्रोतों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसके बाद दूसरी तरफ हम बात करें कि गैर संस्थागत स्रोत, जिसमें साहूकार, महाजन आदि आते हैं, उन स्रोतों के द्वारा आज भी यानी 28% के आसपास कृषि वित्त का कुल कृषि वित्त का वित्त उपलब्ध इन संस्थाओं द्वारा या इन गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि आज भी देश में 70 साल बाद, यानी नियोजन काल के शुरू होने के 70 साल बाद भी देश में बड़े पैमाने पर किसानों को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए गैर संस्थागत वित्त के स्रोतों पर उपलब्ध होना पड़ता है। और जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी कि आज भी जो संस्थागत वित्त है उसमें बड़े किसानों की को अधिक प्राप्त होता है, चाहे उसके अनेक कारण रहे हों। उसके उन कारणों की भी चर्चा हम आज यहाँ पे करेंगे कि भाई इस संस्थागत वित्त स्रोतों को देने में किस तरह की वीकनेसेस हैं, कौन कौन से सिस्टम की कमजोरियां हैं, जिनकी वजह से किसान आज भी संस्थागत स्रोतों के बजाय गैर संस्थागत वित्त स्रोतों की तरफ उनको ज़्यादा प्राथमिकता देता है। बहरहाल हम बात करें कि जो एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से मोटे तौर पे लगभग जो 2.5 एकड़ तक के जो किसान हैं, यानी जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक ज़मीन है, उनको महज 28% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कुल संस्थागत वित्त का लगभग 28% प्राप्त होता है। वहीं 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक के किसानों को ये वित्त लगभग 29% के आसपास प्राप्त होता है, और वहीं 5 एकड़ से बड़े किसानों को कुल कृषि वित्त का या कुल संस्थागत कृषि वित्त का लगभग 40% से भी अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। तो इससे जाहिर होता है कि देश में 2.5 एकड़
तक के किसानों की संख्या अधिक है और एक अनुमान के मुताबिक यह संख्या यानी 2.5 एकड़ तक के किसानों की कुल किसानों में जो हिस्सेदारी है, कुल किसानों की संख्या में जो उनकी हिस्सेदारी है वो है लगभग 80% के आसपास है। तो कहने का तात्पर्य 80% किसानों को सिर्फ 28% कृषि वित्त प्राप्त होता है और बाकी के 20% किसानों को 72% से भी अधिक उनको कुल कृषि वित्त का, कुल संस्थागत स्रोतों से प्राप्त वित्त का प्राप्त होता है। तो ये बड़ी एक विडंबना है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, 73 वर्षों बाद भी कृषि में ये गैर संस्थागत वित्त के स्रोतों की प्रभावी भूमिका बनी हुई है और उसके साथ साथ जो संस्थागत वित्त है उसमें बड़े किसानों का दबदबा है। इसे ख़त्म किए जाने की आवश्यकता है ताकि देश में छोटे किसानों को आर्थिक रूप से संबल देकर के उन्हें मजबूत बनाया जा सके, उनकी आय को बढ़ाया जा सके। बहरहाल यहाँ हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। सो देयर आर मैनी weaknesses of rural credit structure. नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं की बहुलता। हमारे यहाँ देश में जो रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसमें विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर है, उसमें संस्थाओं की इतनी अधिकता है कि किसानों को उनकी जानकारी नहीं होती है। उसमें चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटीज़ हो, चाहे रूरल बैंक्स हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे उसके अलावा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हों, इन सब बैंक्स और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में किसानों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है और संस्थाओं की बहुलता के चलते किसान संस्थागत वित्त की तरफ वित्त की बजाय गैर संस्थागत स्रोतों की तरफ उन्मुख होता है, उनकी तरफ बढ़ता है और उनको अधिक प्राथमिकता देता है। इसके बाद दूसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन, because there are no such motivation from these banks for the farmers and therefore they are forced to go to non-institutional sources of credit। यानी किसानों को किसी भी तरह की बैंकों की तरफ से इस तरह की प्रेरणा नहीं दी जाती है, उनको जानकारी नहीं दी जाती है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती या उनको एक सॉफ्ट लोन जिसको कहना चाहिए इस तरह की बात नहीं की जाती है, जिसके कारण से वो किसान गैर संस्थागत स्रोतों की तरफ ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसके बाद आता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। चूँकि कुछ बैंक्स या कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं उनके यहाँ जो कृषि वित्त प्रदान करने की ब्याज की दरें हैं वो अपेक्षाकृत ऊंची होती हैं, इसलिए किसान उनसे बचने के लिए और उसके साथ साथ जो प्रक्रियागत देरी होती है बैंकों के द्वारा या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा या रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा, उस प्रोसीजरल डिले के चलते भी किसान इन बैंकों से या इन संस्थागत वित्त के स्रोतों से लोन लेना पसंद नहीं करता है। इसके साथ साथ इन संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण जो कमी है वो है पुअर रिकवरी, क्योंकि ये संस्थान कृषि कार्यों के लिए वित्त देते हैं और अन्य कार्यों के लिए भी वित्त देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में इनको रिपेमेंट का जो आंकड़ा है वो बहुत ही पुअर है। यह कहने का तात्पर्य कि इनका रिकवरी रेट है वो बहुत पुअर है, जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय बनती चली जाती है और फलस्वरूप वो किसानों को और अधिक लोन देने की या निम्न ब्याज दरों पर लोन देने की स्थिति में नहीं होते हैं, जिसके कारण जो अपेक्षित रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उनको दूर करके और किसानों के लिए इसे एक पसंदीदा क्षेत्र बनाए ताकि किसान नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट यानी गैर संस्थागत
वित्त की तरफ अधिक आकर्षित ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस और एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कृषि साख की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ हमने इस पीपीटी में बताने की कोशिश करी है कि भारत में किसानों के समक्ष कृषि वित्त की तो समस्याएं हैं ही हैं, लेकिन कृषि वित्त के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं। यानी कृषि ऋण की समस्याएं अन्य व्यावसायिक ऋण समस्याओं से भिन्न होती हैं, इसलिए इन पर भी विशेष रूप से सरकार को फोकस करना चाहिए, जिसमें पहला है अपर्याप्त उपलब्धि, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी। मैंने पहले भी चर्चा करी है कि कृषि की आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि की को उपलब्ध जो ऋण है या वित्त है वो अपर्याप्त है। यद्यपि कृषि साख की मात्रा में वृद्धि तो हुई है, परंतु हमारी जनसंख्या में वृद्धि तथा कृषि उपकरणों और खाद बीजों आदि के मूल्य में भारी वृद्धि को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह रकम अभी भी हमारी कृषि साख आवश्यकताओं की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए अपर्याप्त उपलब्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद दूसरा आता है कृषि ऋणों की कम वसूली, लेस रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कृषि ऋणों की वसूली में कमी तथा बकाया ऋणों की वृद्धि ने भी कृषि साख को प्रभावित किया है। पिछले 3-4 वर्षों में देखा जाए तो 40 से 42% ऋण राशि बकाया के रूप में चल रही है। इससे सहकारी संस्थाओं और बैंकों को अन्य व्यक्तियों को कृषि साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में बाधा आती है। इसलिए इस समस्या पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो चर्चाओं में रहता है वो है एनपीएस, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के तहत बड़ी मात्रा में ऐसे बैड लोन्स हैं जिनकी रिकवरी नहीं होने की वजह से बैंकों के खस्ता हाल होते हैं और उससे वो आगे नए किसानों को ऋण देने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसके बाद अगली जो समस्या है वो है निर्धन कृषकों को कम साख, लेस क्रेडिट ऑफ परफॉर्मेंसेस। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो संस्थागत वित्त है वह अधिकांश बड़े किसानों को ही उपलब्ध है, और जैसा मैंने हवाला भी दिया, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 5 एकड़ या उससे अधिक के किसान हैं उनको 40% से भी अधिक, यानी कुल संस्थागत वित्त का 40% से भी अधिक वित्त उनको प्राप्त होता है, साख सुविधा उनको प्राप्त होती है। और जो 2.5 एकड़ से छोटे कृषक हैं जिनकी संख्या मैंने कहा कि 80% से भी अधिक है, उन किसानों को मात्र 28% क्रेडिट पर ही 28% कृषि वित्त से ही काम चलाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि छोटे और सीमांत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्त की सुविधा उपलब्ध करवा करके उनकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन्स, यानी ऋणों की अपर्याप्त मात्रा। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिफोर द फार्मर्स बिकॉज banks or the institutional sources are not providing adequate amount of loans to the farmers। कृषि में जो जोत हैं उनका आकार बहुत छोटा है, उन पे बहुत कम पैदावार होती है, और चूँकि बैंक जो कृषि साख देते हैं तो उनको उसके बदले में किसी एक तरह से सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, और चूँकि अधिकांश कृषक छोटे हैं वो इस तरह की सिक्योरिटी देने की स्थिति में नहीं होते हैं, और उनकी जोत छोटी होने के चलते उनके अनुपात में जो लोन मिलता है वो बहुत कम होता है, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो किसानों को संस्थागत वित्त से हटा करके गैर संस्थागत वित्त की तरफ ले जाता है, क्योंकि गैर संस्थागत वित्त के जो स्रोत हैं भले ही चाहे ब्याज दर ऊंची ही है, लेकिन ना तो उनके यहाँ प्रोसीजर डिले होता है, ना बहुत अधिक समय लगता है। किसान एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उनको जितनी मात्रा में लोन चाहिए वो देने को तैयार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्थागत स्रोतों की जो बड़ी समस्या है, यानी जो लोन देने का प्रोसीजर डिले है, उसको भी
उसमें भी कमी लाई जानी चाहिए, और उसके साथ साथ जो ऋणों की अपर्याप्त राशि देते हैं उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि छोटे कृषकों को इसका लाभ मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, यानी बैंक्स में या जो संस्थागत स्रोत हैं उनमें सब में एक भ्रष्टाचार जैसा, भ्रष्टाचार की वजह से किसानों को लोन मिलने में देरी होती है। इस प्रक्रिया में बैंक के जो कार्मिक हैं वो बड़े किसानों के साथ उनका जो 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 संबंध होता है उस संबंध के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर बड़े किसान इसका फ़ायदा अधिक उठाते हैं, और चूँकि बैंक्स के मैनेजर और उनके नीचे जितने भी कार्मिक होते हैं वो किसानों को लोन की एवज में भ्रष्टाचार के तहत राशि की मांग करते हैं, जिसके कारण किसान गैर संस्थागत स्रोतों की तरफ उनको अधिक प्राथमिकता देता है, उनको संस्थागत वित्त के स्रोतों को प्राथमिकता नहीं देता है। तो जो संस्थागत वित्त में विद्यमान जो लाल फीताशाही है, उस लाल फीताशाही के कारण भी वह पर्याप्त मात्रा में लोन प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कृषि प्रदान करने वाली समस्याओं की कागजी कार्रवाई इतनी लंबी चौड़ी और जटिल होती है कि गांव के गरीब तथा अशिक्षित किसान के लिए ऋण संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी करना मुश्किल हो जाता है, और इन मुश्किलात को दूर करने की एवज में बैंक अधिकारी किसानों से घूस की मांग करते हैं, किसानों से भ्रष्टाचार के रूप में राशि की मांग करते हैं। फलस्वरूप किसान संस्थागत स्रोतों से हट करके गैर संस्थागत स्रोतों की तरफ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है ऋण वापस करने की अनिश्चित क्षमता, अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेन कैपेसिटी ऑफ रिफंडिंग लोन्स। अधिकतर किसान ऋण वापस करने की क्षमता नहीं रखते हैं, यानी अधिकतर किसानों की ऋण वापस करने की क्षमता अनिश्चित होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता के चलते उनकी आय कम है, उनकी जोतें छोटी हैं, और इसलिए वो ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं होते हैं। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं होने के कारण कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हो जाती है, जिसके चलते किसानों को ऋण मिल भी जाए परंतु वर्षा पर्याप्त नहीं हो पाई, या फसल चौपट हो गई, या सिंचाई सुविधाओं के अभाव में वो अपेक्षित उत्पादन नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है। इससे न केवल बैंकों की साख व्यवस्था खराब होती है, बल्कि किसानों के लिए भी कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो इस तरह से छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता के चलते उनकी ऋण वापस करने की क्षमताएं अनिश्चित होती हैं और एक तरह से बहुत कमज़ोर होती हैं। इसके बाद अगला है अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं, इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़। भारत में आज भी संस्थागत साख की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां हों, ग्रामीण बैंक हों, या अनुसूचित व्यापारिक बैंक हों, इनकी शाखाएं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम हैं। आज़ादी के 73 साल बाद भी अभी भी दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इन संस्थागत स्रोतों की शाखाएं यानी बैंकों की शाखाएं आज भी पर्याप्त नहीं हैं, जिनके चलते किसान उनके आसपास रहने वाले सेठ साहूकारों या प्रोफेशनल मनी लेंडर्स पर ही डिपेंड करता है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू ओपन मोर एंड मोर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस आर सेंटर्ड इन urban areas. That's why
farmers are not getting required benefit from such institutional sources of credit। यानी अधिकांश शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ना होकर के शहरी क्षेत्रों या उसके आसपास के क्षेत्रों में होने से किसानों को उनका अपेक्षित फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अंतिम निष्कर्ष के रूप में हमने यहाँ हमने तीन डायग्राम लिए हैं जिसमें ये दिखाने का प्रयास हुआ है कि किस तरह से किसान सेठ साहूकारों, जमींदारों या रिश्तेदारों से लोन लेकर आत्महत्या को मजबूर होता है, किस तरह से उनके जाल में फंस जाता है और उस जाल में फंसने की वजह से वह आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं और हमने यहाँ एक देने का प्रयास किया है फिगर्स कि 2009 से 2014 के बीच भारत में कितने किसानों ने सुसाइड किया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे बचना चाहिए क्योंकि देश का अन्नदाता यदि सुसाइड करेगा तो देश का में अनाज कौन पैदा करेगा। और चूँकि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए यदि कृषि उत्पादन अपेक्षित दर से नहीं बढ़ा तो हम पुनः विदेशों पर खाद्यान्न आयात के लिए हम मजबूर हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम अपनी कृषि को सस्टेन कर सकें, कृषि विकास को हम निरंतर बढ़ा सकें। तो इसलिए आवश्यक है कि किसानों की बदहाली को देखते हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है 2016 की, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में रोजाना 31 किसान और खेती और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। रियली इट इज़ वेरी हॉरिबल। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है, बहुत भयानक तस्वीर है कि एक किसान किस तरह से जी तोड़ मेहनत करके उत्पादन करता है और वह अपेक्षित आय प्राप्त नहीं होने के चलते या वह लोन के अभाव में, लोन नहीं चुकाने की वजह से या कृषि उत्पादन नहीं होने की वजह से, सिंचाई सुविधाएं नहीं होने की वजह से, वर्षा की पर्याप्तता नहीं होने की वजह से, वर्षा की अनिश्चितता की वजह से वह आत्महत्या करने को मजबूर होता है। तो इस पे सरकारों को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।